हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं अनिमेश। स्वागत है आपका अनिमेश बायोलॉजी क्लासेस में। ये लेक्चर नंबर 6 है। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं लीवर के बारे में, पेनक्रियाज के बारे में। तो आप बने रहिएगा लेक्चर के अंत तक, और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी देंगे जिसको आपको बनाना भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस डायग्राम में, हमने पहले क्या ख़त्म कर दिया था, मुख गुहा। उसके बाद ग्रसनी को पढ़ लिया था, ग्रास नली को फिर पढ़ा, फिर अमाशय को पढ़ा, उसके बाद छोटी आंत पढ़ा। ठीक है, तो छोटी आंत का 3 भाग होता है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, जो हमने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अब देखने वाले हैं ग्रंथियाँ, यानी कि हमारे आहार नाल में 3 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है। एक लार ग्रंथियाँ, जो कि हम देख लिए हैं। उसके बाद है लीवर, जो कि आज देखने वाले हैं, और पेनक्रियाज, इसको भी हम आज ही देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यकृत यानी कि लीवर से। तो हेडिंग डालेंगे लीवर यानी कि यकृत, जिसको हम जिगर भी कहते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए यकृत लीवर। लीवर यानी कि यकृत। सबसे पहला, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी कि मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, ये उदर गुहा में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? उदर गुहा के सबसे ऊपर। ठीक है, उदर गुहा के ऊपरी दाहिने भाग में डायाफ्राम के नीचे होती है। देखिए आप इस डायग्राम में, यह है लीवर, और यहाँ पे पाया जाता है डायाफ्राम। कहाँ पे? इस जगह पे। ठीक है, ये क्या है? डायाफ्राम है। डायाफ्राम। ठीक है, डायाफ्राम के नीचे और उदर गुहा के दाएं साइड में। ठीक है, राइट साइड में ऊपर। ठीक है, यही लिखे हैं, उदर गुहा के ऊपरी दाहिने भाग में डायाफ्राम के नीचे होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यकृत जो है ये क्या करता है? ये पित्त रस का स्राव करता है, यानी ये यकृत कोशिका बाइल जूस यानी कि पित्त रस का स्राव करती है। ठीक है, यानी कि यकृत की जो कोशिका होती है वो पित्त रस का स्राव करती है, समझे? और पित्त रस क्या होता है, उसे पहले देखने से पहले हम देखेंगे पित्त रस स्टोर कहाँ होता है। यकृत कोशिका बाइल जूस का स्राव करती है, इसी में लिख देते हैं, जो गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय, गॉल ब्लैडर में संचित हो जाती है, यानी कि स्टोर हो जाती है, संचित होती है।
यानी यकृत कोशिका जो है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे यकृत है, लीवर है, ये क्या करता है, पित्त रस का स्राव करेगा। ठीक है, ये राइट हो गया, राइट लीवर, और ये लेफ्ट, यानी कि लीवर में दो लोब पाई जाती है, एक राइट लोब एंड एक लेफ्ट लोब। ठीक है, इसको पाली कहते हैं। तो ये दोनों क्या होती है, राइट लोब की कोशिका और लेफ्ट लोब की कोशिका क्या निकालती है, पित्त रस, और स्टोर कहाँ पे करती है, पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, यकृत कोशिका बाइल जूस का स्राव करती है जो पित्ताशय में स्टोर हो जाती है, संचित होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट, पित्त रस क्या होता है, यानी कि बाइल जूस, पित्त रस, इसके बारे में देखने वाले हैं। तो पित्त रस एक गाढ़ा तथा हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। क्या होता है, द्रव होता है, गाढ़ा होता है और हरा रंग का होता है। ठीक है, और कैसा होता है, क्षारीय होता। ठीक है, यानी कि इसका काम क्या है बताएंगे आगे। तो पहले आपको समझ में आया कि गाढ़ा होता है और ये हरा रंग का होता है। और याद रखिएगा पित्त रस में, यानी कि बाइल जूस में, पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होती है। सिंपल, ये गाढ़ा होता है, हरा रंग का होता है और इसमें कोई एंजाइम नहीं होती है। ठीक है, अब ये काम क्या करती है, इसका कार्ड देखने वाले हैं पित्त रस का। पित्त रस अम्लीय कायम को क्षारीय करती है, जिससे उस पर अग्नाशय रस का एंजाइम कार्य कर सके। ठीक है, अब ये कायम क्या होता है, कायम आप जानते हैं, जब लाड़ के साथ भोजन मिक्स हो जाती है तो उसे बोलस कहते हैं। ठीक है, जब बोलस के साथ जठर रस मिक्स होती है तो उसे कहते हैं कायम। तो कायम कैसा होता है, कायम होता है अम्लीय होता है, यहाँ पर लिख दिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अम्लीय कायम होता है। तो अम्लीय कायम पे अग्नाशय रस काम नहीं करता है, अग्नाशय रस का जो एंजाइम होता है अम्लीय कायम पे काम नहीं करता है, तो उसे क्षारीय में बदलना पड़ता है। ठीक है, क्षारीय मतलब उसका पीएच मान 7 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो क्षारीय में कौन बदलता है, ये पित्त रस बदलता है। ठीक है, तो पहला काम समझ में आ गया, यानी कि अम्लीय कायम को ये क्या करता है, क्षारीय में बदल देता है। समझे, क्यों बदलता है, क्योंकि अग्नाशय रस का एंजाइम अम्लीय माध्यम में काम नहीं करता है। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट काम देखिएगा इसका। पित्त रस के जो लवण होते हैं वो क्या करते हैं, वसा का पाइसीकरण करते हैं। पित्त रस का लवण वसा का पायसीकरण करता है। ठीक है, अब ये पायसीकरण क्यों करता है, ठीक है, तो पायसीकरण
इसलिए करता है जिससे एंजाइम वसा पे आसानी से कार्य कर सके, जिससे एंजाइम वसा पर आसानी से कार्य कर सके। ठीक है। अब ये पाइसीकरण होता क्या है, यानी कि वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, कणों में तोड़ देना। ठीक है, समझे पाइसीकरण का मतलब है? पाइसीकरण का मतलब होता है वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ना। तो वसा को छोटे छोटे कण में कौन तोड़ता? पित्तरस का लवण। ठीक है, जिससे एंजाइम वसा पर आसानी से कार्य कर सके। समझे? पित्तरस का मुख्य दो काम याद रखिएगा। एक काम है अम्लीय कायम को क्षार में बदलता है, दूसरा काम है पित्तरस का जो लवण होता है वो पाइसीकरण करता है वसा का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अग्नाशय का। ठीक है, अग्नाशय। अग्नाशय जिसको कहते हैं इंग्लिश में पेनक्रियाज। तो हेडिंग डाल लीजिए अग्नाशय। अब अग्नाशय के बारे में क्या क्या जानना है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले अग्नाशय पीले रंग का होता है। ठीक है, कैसा होता है ये पीले रंग का होता है। कहाँ पे स्थित होता है? अमाशय के ठीक नीचे होता है। आप देखिए इस डायग्राम में, इस डायग्राम को आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा अमाशय यहाँ पे है, अमाशय के ठीक नीचे क्या होती है स्थित? अग्नाशय। ठीक है, तो लिखेंगे यही अमाशय के ठीक नीचे किस तरफ? बाएं तरफ। बाएं यानी कि लेफ्ट। लेफ्ट साइड। अमाशय के ठीक नीचे लेफ्ट साइड स्थित होती है। और ये किस कलर का होता? पीले रंग का। ठीक है, पीले रंग की ग्रंथि होती है। पीले रंग की ग्रंथि होती है। सॉरी, यहाँ तक क्लियर है? ये पीले रंग की ग्रंथि होती है, अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। ठीक है, और एक काम क्या करती है? अग्नाशय रस निकालती है। अग्नाशय अग्नाशय रस का स्राव करती है। समझे यहाँ तक? अब अग्नाशय रस में क्या क्या होता है, चलिए आपको बताते हैं। अग्नाशय रस में एंजाइम पाई जाती है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। उसके बाद है एमाइलेज। लाइपेज और न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज। सिंपल है यहाँ तक? तो ये अमाशय रस में पाई जाती है। कुछ एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियेज। अब सभी का काम देखने वाले हैं। पहले अग्नाशय रस का काम देखना। ठीक है, अग्नाशय रस जिसका नाम है पहला एमाइलेज। तो एमाइलेज का काम क्या होता है देखिए।
एमाइलेज स्टार्च एवं ग्लाइकोजन के साथ क्या करता है, क्रिया करता है और माल्टोज बनाता है। ठीक है, एमाइलेज जो है स्टार्च और ग्लाइकोजन के साथ अभिक्रिया करके माल्टोज का निर्माण करता है, यानी कि स्टार्च एवं ग्लाइकोजन को माल्टोज में तोड़ देता है। सिंपल। लाइपेज एंजाइम जो होता है ये इमल्सीकृत वसा यानी कि पाइसीकरण हुआ था, उसी वसा को कहते हैं अंग्रेजी में इमल्सीकृत। ठीक है, उस वसा को क्या करते हैं, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं। न्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ेगा। सिंपल है। और ट्रिप्सिन एंजाइम होता है क्या, पेप्टोन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है। समझे। तो प्रोटीन जो था वो प्रोटीन अमाशय में पेप्टोन बन गया था और छोटी आंत में ट्रिप्सिन पेप्टोन को बदल दिया पेप्टाइड्स में। तो ये आपका एमाइलेज क्या है, एंजाइम है, अग्नाशय एंजाइम है। लाइपेज भी अग्नाशय एंजाइम है, न्यूक्लियस भी अग्नाशय एंजाइम है और ट्रिप्सिन भी अग्नाशय एंजाइम है। ठीक है, इसका काम बता दिया आपको। अब देखने वाले हैं आंत ग्रंथियाँ। हेडिंग डालेंगे आंत ग्रंथियाँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटी आंत की जो दीवार होती है ना, उसमें क्या होती है, आंत ग्रंथियाँ पाई जाती है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे छोटी आंत की दीवार में आंत ग्रंथियाँ पाई जाती है, जो आंत्ररस जो आंत्र रस या सक्कस एंटेरिकस का स्राव करता है या करती है। समझे। छोटी आंत जो होती है उसके दीवार में आंत ग्रंथियाँ पाई जाती है। ठीक है, जो किसका स्राव करती है, सक्कस एंटेरिकस का स्राव करती है। समझे। अब सक्कस एंटेरिकस में कौन कौन से एंजाइम पाई जाती है वो अभी हम देखने वाले हैं। ये देखिए आंत्रस यानी कि सक्कस एंटेरिकस। ठीक है, और उसका कार्य देखने वाले हैं। तो पहला एंजाइम होता है आंत्रस में पेप्टाइडेज, जो कि पेप्टोन पे कार्य करके एमिनो अम्ल में तोड़ देता है। ठीक है, पेप्टोन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है कौन एंजाइम, पेप्टाइडेज। लाइपेज एंजाइम जो है ये बची हुई इमल्सीकृत वसा को क्या करेगा, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। इन्वर्टेज एंजाइम जो होता है ये सुक्रोज पे कार्य करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। ठीक है, माल्टेज एंजाइम है माल्टोज पे क्रिया करके ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ेगा। लैक्टेज एंजाइम होता है लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज पे क्रिया करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। और न्यूक्लियस एंजाइम न्यूक्लिक एसिड पे क्रिया करके न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ता है। तो ये जो एंजाइम आप देख रहे हैं ये होता है सक्कस एंटेरिकस यानी कि आंत्र रस में पाया जाता है ये एंजाइम। ठीक है, पेप्टाइडेज का काम क्या है, पेप्टाइडेज पेप्टोन पे कार्य करके एमिनो अम्ल में तोड़ेगा। लाइपेज इमल्सीकृत वसा पे कार्य करके वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। इन्वर्टेज एंजाइम जो होता है ये सुक्रोज पे कार्य करके ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ेगा। माल्टेज माल्टोज पे कार्य करता है और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देता है। लैक्टेज एंजाइम जो होता है लैक्टोज पे कार्य करके ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ता है। न्यूक्लियस एंजाइम न्यूक्लिक एसिड पे क्रिया करता है और न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ता है।
समझ में आया? यानी कि छोटी आंत में कौन कौन से रस निकलते हैं, आप एक बार ज़रूर देखिए। यहाँ पे लिखते हैं छोटी आंत में पित्त रस, ठीक है, प्लस अग्नाशय रस, प्लस आंत्र रस यानी कि सक्कस एंटेरिकस, आंत्र रस। तो ये 3 एंजाइम कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में पाई जाती है, ठीक है, समझे? ये तीनों एंजाइम कहाँ होती है? छोटी आंत में। तो छोटी आंत में ये एंजाइम बोले, ये तीनों रस जो है ना छोटी आंत में पाई जाती है और भोजन का पाचन में, भोजन को पचाने में मदद करती है, भोजन को पचाती है, ठीक है। अब जानते हैं, क्या जानते हैं आप जानते हैं, क्या जानते हैं? देखिए, जब भोजन और लार मिक्स हो जाता आपस में तो कहलाता है बोलस, ठीक है। जब बोलस के साथ जठर रस, ठीक है, जठरस कहाँ पे निकलती है? आमाशय में, स्टमक में। जब बोलस के साथ जठर रस मिक्स होता है तो कहलाता है काइम। अब ये काइम जो है छोटी आंत में चलेगा। काइम के साथ पित्त रस, अग्नाशय रस और आंत्र रस, ठीक है। पित्त रस, अग्नाशय रस तथा आंत्र रस मिक्स हो जाता है तो क्या कहलाएगा? चाइल कहलाता है, समझे? तो बोलस मुख गुहा से कहाँ पे आती है? आमाशय में। आमाशय में काइम बन जाती है और काइम जाएगी छोटी आंत में, छोटी आंत में बन जाएगी चाइल, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जो चाइल है यही अवशोषित होती है इलियम वाले भाग से, ठीक है, यही चाइल अवशोषित होती है इलियम वाले भाग से, सिंपल। अब देखने वाले हैं आगे बड़ी आंत, ठीक है। हेडिंग डालेंगे सभी। लास्ट है जो कि बड़ी आंत, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो बड़ी आंत में लिखेंगे छोटी आंत के इलियम वाले भाग आगे चलकर बड़ी आंत में खुलती है, ठीक है। छोटी आंत के इलियम वाले भाग आगे चलकर आगे बड़ी आंत में खुलती है, ठीक है। अब बड़ी आंत का हम डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, 1 मिनट के अंदर बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। आप लोग भी बनाइएगा अपने अपने नोटबुक में। और इसी भाग से आके कौन जुड़ता है? स्टमक छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम भाग जुड़ता है, ठीक है। इसी से
छोटी आंत यहीं पे जुड़ता है। क्या है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत। छोटी आंत, जहाँ पे छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ती है ना, तो इस भाग को कहा जाता है सीकम। ठीक है, एक जॉइंट है जिसको सीकम कहते हैं। आप नीचे देख रहे हैं जो जिसको मैंने रेड कलर से बनाया है, इसका नाम होता है अपेंडिक्स परिसेसिका। ये कोई काम का नहीं, ये अवशेषी होता है। कैसा होता है ये? अवशेषी, यानी कि कोई काम का नहीं है ये। ठीक है, छोटी आंत में 3 भाग होती है। कितने भाग होती है? सॉरी, छोटी आंत में नहीं, हाँ, छोटी आंत में 3 भाग होती है, आपने पढ़ चुके हैं। आप बड़ी आंत पढ़ रहे हैं ना, तो बड़ी आंत का जो पार्ट होती है, बड़ी आंत का जो 2 पार्ट होती है, एक का नाम है कोलोन, दूसरा का नाम है रेक्टम यानी कि मलाशय। समझे? तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से भोजन जाती है। तो छोटी आंत का ये जो भाग बड़ी आंत का ये जो भाग दिख रहा है आपको, इस भाग को कहते हैं आरोही। क्या कहते हैं? आरोही कोलोन। आरोही कोलोन कहते हैं। आप लोग भी अपने अपने कॉपी में डायग्राम जरूर बनाइएगा। इसको कहते हैं अनुप्रस्थ कोलोन। अनुप्रस्थ कोलोन। इसको कहते हैं अवरोही कोलोन। अवरोही कोलोन। ठीक है, यानी कि असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, कोलोन का भी 3 भाग है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। और ये आपका हो गया मलाशय। समझे? अब मलाशय ये क्या हो गया? मल द्वार हो गया। मल द्वार, जिसको हम एनस कहते हैं। सिंपल है। तो आप बड़ी आंत देख लिए। बड़ी आंत का 2 भाग है, कोलोन और मलाशय। ठीक है, जिसको रेक्टम कहते हैं। अब छोटी आंत जिस भाग जहाँ पे जुड़ती है बड़ी आंत से, उस भाग को कहते हैं, एक थैली जैसा संरचना नज़र आती है। ठीक है, जो बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में एक जॉइंट है, इस जॉइंट को कहा जाता है सीकम। बड़ी आंत का 3 पार्ट है, आरोही कोलोन, सॉरी, बड़ी आंत का 2 भाग है, कोलोन और मलाशय। कोलोन का 3 भाग है, आरोही, अनुप्रस्थ और अवरोही। ठीक है, और ये वाला भाग आपको दिख रहा होगा जिसको कहते हैं मलाशय, और ये मलद्वार। ठीक है, अब बड़ी आंत का काम देखने वाला यहाँ पे क्या क्या होता है फटाफट से देख लेते हैं। बड़ी आंत में बताइए क्या आता है? बड़ी आंत में छोटी आंत के इलियम से अपचा भोजन आती है। ठीक है, जो भोजन नहीं पच पाता है वो भोजन छोटी आंत से कहाँ पे आएगी? बड़ी आंत में आएगी। ठीक है, और बड़ी आंत में क्या होती है? बड़ी आंत में जल तथा खनिज लवण होगा। ठीक है, क्या होगा? खनिज लवण। जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण होती है। समझे? तो बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होती है, यहाँ पे अवशोषण होती है जल का और खनिज लवणों का। बड़ी आंत के बाद क्या आता है? मलाशय।
अब लास्ट देखेंगे मलाशय। बड़ी आंत से अपचा भोजन अपशिष्ट के रूप में, बड़ी आंत से अपचा भोजन अच्छा मल के रूप में लिख लें, मल के रूप में मलाशय में यानी कि रेक्टम में अस्थायी रूप से जमा होता है। ठीक है, यानी कि बड़ी आंत से अब भोजन कहाँ चला गया? मलाशय में। बड़ी आंत के कोलोन वाले भाग से भोजन जाती है मलाशय में। ठीक है, और पचा भोजन मल के रूप में मलाशय में स्टोर हो जाती है और समय समय पर मल द्वार से भोजन मल बाहर निकलती है। समझे? अब फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू। चलिए देखते हैं। आप जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पे भोजन मुख गुहा से हम ग्रहण करते हैं। मुख गुहा में लार होती है, ठीक है, जिसके साथ भोजन मिक्स होती है। और लार में कुछ ऐसा एंजाइम पाई जाती है जिसके द्वारा मुख गुहा से ही भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि स्टार्च का पाचन मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। समझे? मुख गुहा के बाद भोजन ग्रसनी से ग्रास नली यानी कि भोजन नलिका फूड पाइप में जाती है। फूड पाइप में कोई पाचन नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे क्रमाकुंचन गति होती है जिसके द्वारा भोजन ग्रास नली से आमाशय में पहुँचती है। आमाशय में जठर रस के साथ भोजन मिक्स होती है, यानी कि बोलस जो है जठर रस के साथ मिक्स हो जाती है, बन जाती है काइम। ठीक है, फिर ये काम अम्लीय काइम जो है ये ग्रहणी में जाती है, छोटी आंत के ग्रहणी में, जहाँ पे पित्त रस उसको क्षार में बदलती है, क्षारीय करती है। ठीक है, क्यों करती है? क्योंकि अग्नाशय रस जो है अम्लीय काइम पे काम नहीं करती है, इसीलिए उसको क्षारीय में बदलना अति आवश्यक है। फिर ग्रहणी से भोजन जाएगी कहाँ पे? जेजुनम में। जेजुनम छोटी आंत की मध्य भाग होती है। ठीक है, और अंतिम भाग को कहते हैं इलियम। इलियम में पाचन होती है समाप्त और अवशोषण इसी भाग में होती है माइक्रोविलाई के द्वारा। ठीक है, अब इलियम वाले भाग से भोजन जो है अपचा भोजन चाइल के रूप में, यानी कि छोटी आंत में जो रस होती है आंत रस, इसके बाद यकृत रस यानी कि बाइल जूस, और क्या हो गया? अग्नाशय रस। इस तीनों का स्राव मिलेगा काइम के साथ तो बन जाता चाइल। अब चाइल का हो जाता है अवशोषण इलियम वाले भाग से, और अपचा चाइल जो होता है, जो चाइल नहीं पचता है, वो कहाँ पे आता है? छोटी आंत से बड़ी आंत में आती है। ठीक है, इसके बाद बड़ी आंत में जल का और खनिज लवण का अवशोषण होती है, और जो बचा हुआ होता है अपचा भोजन वो आगे बढ़ता है और मल के रूप में मलाशय में जमा हो जाता है। ठीक है, और समय समय पर मल द्वार के द्वारा भोजन नहीं बोलेंगे, मल द्वार के द्वारा समय समय पर मल बाहर निकलती है। समझे? तो आई होप आपको मनुष्य में ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मनुष्य का आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री के नाल समझ में बहुत बढ़िया से आ गया होगा। ठीक है, यही होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। समझे? यानी मुख गुहा से आहार नाल स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है मल द्वार पे। ठीक है, जिसकी पूरी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपको एक क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। एक सेकेंड रुकिए आप। चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन है छोटी आंत का इलियम छोटी आंत के इलियम से किसका अवशोषण होता है। ठीक है, छोटी आंत के इलियम से किसका अवशोषण होता है। ऑप्शन देते हैं। ए काइम, पहले एक ए देते हैं, बोलस। बी है चाइल्ड। सी है काइम एंड डी है सभी। आपको ये आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और मनुष्य में पाचन तंत्र खत्म हो गया है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा और इस क्वेश्चन का आंसर भी ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।